कहे कल से जब से एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है परिणाम को लेकर के। हालांकि 4 जून को परिणाम आएंगे और आज हम एक बड़े पैनल के साथ बैठे हैं। पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं केशव चौधरी जी हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार है बीडी अग्रवाल जी और नारनौल से हैं सुरेंद्र चौधरी जी और साथ में है विनय यादव जी राजनीति विश्लेषक। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे जो ये एग्जिट पोल आए हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। पहले तो केशव चौधरी जी आप ही के पास आ जाता हूं। आप तो बड़े भाजपा के भक्त हैं, हालांकि है पंचनद के जिला अध्यक्ष, किस तरीके से देखते हैं जो ये परिणाम आए हैं एग्जिट पोल के? ये जो एग्जिट पोल के जो परिणाम थे ये पहले से ही पता था जो होना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता और जो उसके पन्ना प्रमुख तक हैं ये सब उनकी मेहनत का फल है। मोदी देखो आप बताओ, और मोदी जी ने कम से कम 100 से ज्यादा रैलियां ये सब करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहले इसमें कोई दो राय नहीं थी। हम तो पहले से उम्मीद से बैठे थे कि हमने 400 पार जाना है, तो एग्जिट पोल पे हमारे को किसी प्रकार कोई शक नहीं है मोहनलाल जी। तो मतलब पूरे यानी कि जो मोदी जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, परमात्मा ने मुझे भेजा, आपको पता चल गया था? मोहनलाल जी सही मायने में तो आपको माने हम चर्चा कर रहे थे, कहीं हम बैठे थे किसी कार्य से, किसी दुकान पे खड़ा था। कल मैं आपको बताऊं जर्नलिस्ट जिसमें दुकान के ऊपर खड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी नहीं था। मैं उस सामान्य दुकानदार की आपको बात बता रहा हूँ। वो मेरे से पूछ रहा था केशव जी आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। वो बोला अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार नहीं बनी तो ये भारत देश का दुर्भाग्य होगा। मतलब एक आदमी, एक इंसान जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, मैं उसकी सोच आपको बता रहा हूँ मोहनलाल जी। और भगवान और परमात्मा ये सब इंसान के रूप में ही होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, सरदार पटेल जो थे, वो आज भगवान के रूप में ही पूजे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं ये देश का सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री इस जीवन रूपी के अंदर हमारे को मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष का भी सौभाग्य है मोहनलाल जी। अच्छा, जिस दिन ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये मानो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, यानी कि देश खत्म हो जाएगा एक तरीके से। मान ले मेरा आपकी बात मोहनलाल जी, भारत वो नहीं होंगे तो हम पैदा ही नहीं हुए, इससे पहले तो देश ही नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी, मान के चल रहे हो आप। मोहनलाल जी आप देखिए, भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, सृष्टि जब से चली जब से भारत देश तो चलता आ रहा है। लेकिन और किसी भी एक आम लोगों से आप पूछेंगे। अरे भैया मैं इसलिए पूछता हूँ, आप जो कसीदे पढ़ते हो ना, जितना ये कहने की आपने महान बना दिया, मैं उससे पूछ रहा हूँ। पूरे चुनाव में कहीं मोदी जी ने अपने नाम काम गिनाए, तमाम मंगलसूत्र भैंस करते रहे, तमाम चीजें करते रहे, गुजरे तक आ गए। अरे फिर भैया आखिर एक बताइए, बेरोजगारी की हालत पे कौन बात करेगा, रोजगार पे? मोहनलाल जी पूरे देश में आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ही शब्द काफी है, मोदी की गारंटी। ये कुछ पूरे देश ने इसके ऊपर भरोसा किया है मोहनलाल जी। इसी वजह से आप तीसरी बार सरकार चंडीगढ़ में गारंटी देखी होगी आपने, कैसा यानी कि रिजल्ट आया था, वही रिजल्ट आया आपको? मोहनलाल जी इतने बड़े देश के अंदर ये छोटी मोटी वारदातें चलती रहती हैं। राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, वो उसको आप सभी घूम फिर के आप उसको चंडीगढ़ की तरफ मत ले जाए। भाई तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, चुनाव कराने की जरूरत क्या है भाई? फिर तो सीधे से गए, हमारी 400 पार क्या 545 हमारी है सारी। मोहनलाल जी आप मेरे को अब तक तो जनता ने तय कर दिया ना। अच्छा, इससे पहले आप लोग मान नहीं रहे थे। अभी आपसे पहले जब आपने एक तरफ आप कह रहे हमने तो पहले तय कर दिया था, जनता की तो मानते कहा हो, जनता की तो सुनते कहा, जनता पे तो आपको विश्वास कहाँ है? आप तो खुद ही कह रहे हैं, बोले हमने तो पहले बता दिया था हमारी 400 पार है। मोहनलाल जी जनता रूपी को भगवान के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा जो कार्यकर्ता है, जब भी आज भारत देश में क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ये जनता वोट लेने तक ही है सिर्फ, उसके बाद नहीं है। मोहनलाल जी इस पर देखिए, वोट लेना या देना कोई किसी जबरदस्ती तो करता नहीं है। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो हाथ जोड़ के सबसे यही निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी है, मोदी के लिए वोट मांगे, तो लोगों ने मोदी की गारंटी वोट दिया। मोहनलाल जी आखिरी सवाल ये है आपसे, अगर 4 तारीख को ये परिणाम उल्टे हो जाते हैं या बदल जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो किस तरीके से देखेंगे अंत में? यही मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हम छोटे से कार्यकर्ता, 2 आदमियों की पार्टी थी। देश जैसा जो करेगा हम उसको सर निभा के देश की जनता का वो अभिनंदन करेंगे, चाहे उल्टा हो या सीधा हो। केशव जी आपसे मजा नहीं आता, यही तो सबसे बड़ी बात।
आप 14 में भाजपा के समर्थक बने, उससे पहले आप कांग्रेस का झंडा लगाते थे। आपके लिए सोनिया गांधी माता थी, आपके लिए मोहनलाल जी, मेरा तो भगत जैसे। एक मिनट मोहनलाल जी, आगे सुन लीजिए ना। आपका पूरे डीएनए बदल गया क्या आपका? अरे मोहनलाल जी सुन तो लीजिए, अपनी बात करने का मेरी भी सुन लीजिए। 2014 के बाद में मेरा और मेरे समाज का 1947 के बाद में तो कभी ये संभव नहीं था इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। मोहनलाल जी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और पूरा प्रदेश हरियाणा का खासकर, और दोबारा मेरे को कहने में कोताही नहीं है, 35 बिरादरी इस बात का मानती है कि मनोहर लाल जी को एक ऐसा सीएम हरियाणा के अंदर दिया। मैं मोदी जी का और शीर्ष नेताओं का मैं दिल से आभार करता हूं। और 2014 के बाद में ये जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही था मोहनलाल जी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो सिर्फ हरियाणा एक की बात करता है, कभी जात बिरादरी की बात नहीं करता मोहनलाल जी। अरे भाई, अरे फिर राजू जावे, अरे 10 साल पूरे नहीं होने दिए, उनकी दरी खींच दी, आप कैसे बात करते हो मोहनलाल जी? आप देखिए, उसकी चिंता माननीय मनोहर लाल जी को करनी चाहिए ना। उसकी चिंता मोहनलाल जी आप क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि मनोहर लाल जी ने, कभी मनोहर लाल जी ने कहा कि मेरी दरी खींच ली? और फिर आपको कह रहा हूँ, परसों के नतीजों में मोहनलाल जी, परसों के नतीजों में हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले हमारे सबके प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर होंगे। मोहनलाल जी, ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। आपने अपनी बात रखी, आपको पूरा समझ दिया। बीडी अग्रवाल जी, बीडी अग्रवाल जी, ये जो एग्जिट पोल आए किस तरीके से देखते हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके घरे उतरते हैं कि ऐसा आंधी, ऐसा तूफान, ऐसा तमाम चीज चल रही थी, या 4 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए, काउंटिंग तक का? जी देखिए, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 तारीख को जैसा कि रिजल्ट आएगा ये सबको पता है, और एग्जिट पोल उसके बाद शुरू हुए हैं। इससे पहले चुनाव चल रहा था तो एग्जिट पोल नहीं था, लेकिन अब उसके बाद सभी चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिया है। लोगों को लग रहा था कि भाई भाजपा 400 पार नहीं जा पाएगी या 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, कोई कह रहा था 270 भी नहीं ले पाएगी। तो अभी जितने भी हमने एग्जिट पोल देखे हैं उनमें लगभग सभी ने जो है 350 के आसपास जो दिखाई है सीटें। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब चैनलों को भी लग रहा है और आम जनता की भी फीडबैक आ रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार, पूरा चुनाव आपने देखा है, तमाम चीजें देखी है, दिल से मैं बता रहा हूँ, मैं जनता से बाहर नहीं। कहीं आपको लहर लग रही थी ऐसी, पुलवामा था या बालाकोट था या 2014 का नए भाई घोषित किए गए हैं तब इतना रुझान था? अरे भाई, महंगाई का, बेरोजगारी को लेकर के तमाम, और मोदी जी के भाषण देख लीजिए, अगर उन भाषणों को देखें तो आपको लगता है जनता ने वोट दिया होगा ऐसे भाषणों पर? इस तरीके की जो प्रधानमंत्री की भाषा की शैली रही, उस पर आपको लगता है कि आम जनता ने मोहर डाली होगी, वोट डाली होगी? उधर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे 295 से ज्यादा हमारी आ रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? अपना अनुभव बताए, पार्टीबाजी से मत जुड़िए आप। नहीं सर, मेरा कोई पार्टी से या उससे नहीं है, जो मैंने देखा है मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने टीवी चैनल्स भी देखते हैं अपन, तो उस पर भी वही चल रहा है। और मेरा खुद का अनुमान ये है कि जो साइलेंट वोटर है, ठीक है, पार्टी के तो अपनी अपनी बात करेंगे, भाजपा वाला भाजपा की बात करेगा, बीएसपी वाला बीएसपी की बात करेगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को जिताने की बात करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस वक्त जो साइलेंट वोटर था उसके ऊपर जो सर्वे हुआ है और उनको देखा गया है, तब जाकर ये हुआ है कि ये जो 350 से आसपास ऊपर जा रहे हैं। वोट प्रतिशत गिरा है, मतदान गिरा है, ये भी ध्यान रखिए आप। उतना मतदान नहीं हुआ, अंधाधुंध मतदान नहीं हुआ जो आप समझ रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, पहले वो चश्मा हटाना पड़ेगा। जो मतदान होना चाहिए था भर गर्मी को देखते हुए, या जो एक लहर होती है 75% 80% मतदान, वो नहीं हुआ है, मतदान गिरा है। उस हिस्से को भी ध्यान में रखिए आप। निश्चित इस बार मतदान घटा है, इतनी भयंकर गर्मी। कांग्रेस का गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र को हम आकलन कर ले तो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसके साथ जनता खड़ी हुई है। देखिए, हर जगह करती है जनता, ये तो अब 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितने मतों से जीत रहा है। राज बब्बर जी जीत रहे हैं या राव इंद्रजीत सिंह जी जीत रहे हैं, ये तो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा।
इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जनता सर जनता जनार्दन है, वो जिसको वोट डालती है वो जीत जाता है। हमारा आकलन ये है कि जो हमारी फीडबैक सर्वे में आया है कि कहीं ना कहीं भाजपा बहुमत की ओर है, बहुमत की ओर है। चलिए, आपने भी अपनी बात रखी। सुरेंद्र जी, तमाम एग्जिट पोल आपने देखे, क्या प्रतिक्रिया? आपके गले उतरते हैं ये एग्जिट पोल कि भाई एक तूफान आंधी इस तरीके से भयंकर, और भाई अंधाधुंध लोगों ने वोटिंग कर दी, तमाम यानी कि कांग्रेस का सब तमाम इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया, इस तरीके से लगता है आपको? मोहनलाल जी, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। देश के सारे मीडिया, जिनको कि विपक्ष के लोग गोदी मीडिया के नाम से अक्सर पुकारते हैं, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया कि अब की बार 400 पार। और कल के एग्जिट पोल में उसी गोदी मीडिया ने अपने डाटा जो एग्जिट पोल के दिखाए, उसमें उन्होंने 350 से लेकर के 400 तक एग्जिट पोल के अंदर भाजपा प्लस एनडीए की सीटों को दिखाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो जी न्यूज कल 350 से लेके 400 सीटें दिखा रहा था, उसने एक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के अंदर पहली बार एक एग्जिट पोल पेश किया है, और उसने कहा है कि अमेरिका में पिछले 2 चुनाव में, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी और मैक्सिको में इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल होते हैं। उन्होंने 10 करोड़ सैंपल लेने का दावा किया है, और उन्होंने वो सैंपल लिए देश के अंदर सोशल मीडिया से। उनका कहना है कि 50 करोड़ लोग देश के सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके सेंटिमेंट्स, उम्मीदवारों की पर्सनल प्रोफाइल, उनको बेस बनाकर उन्होंने सर्वे किया, और उनके जो आज आंकड़े आए हैं, उनके अंदर एनडीए को 305 से 315, इंडिया गठबंधन को 180 से 195 और अन्य को 38 से 52 सीटें दिखाई, जबकि 70-80 सीटों का लॉस दिखाएगा। हरियाणा में कल एक जो अपना टीवी इसका इंडिया 24 का जो चाणक्य था, उसने 4 सीटें दिखाई हरियाणा में, बाकी सबने 2 सीटें दिखाई। लेकिन आज का जो था उसमें 5 से 7 कांग्रेस की सीटें दिखाई गई हैं, जबकि एनडीए की 3 से 5 सीटें उन्होंने आज के उसमें एग्जिट पोल में दिखाई है। तो एक बहुत बड़ा अंतर जो कल के और आज के उसमें आया है, वो उससे इस बात को लगता है कि भी 4 तारीख को जो परिणाम होंगे, जैसे कि राहुल गांधी जी ने, उनके पार्टी अर्जुन खड़गे ने कहा कि हम 295 लेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि ये 140 सीटों के लिए तरस जाएंगे। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिनसे देश का जो मतदाता भी भ्रमित है, और ये जो एग्जिट पोल की जो विश्वसनीयता है वो भी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आज से पहले भी कभी भी एग्जिट पोल 90% के आसपास भी नहीं ठहरते थे। तो असलियत में तो 4 तारीख को ही पता लगेगा कि भी क्या होगा। 4 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। लेकिन तमाम जिस तरीके से हरियाणा को लेकर के कहें कि जो तमाम एग्जिट पोल है, आपको नहीं लगता एक ही प्रस्ताव, एक ही स्क्रिप्ट सबको दी गई है? किसी ने भैंस के टांग पहले लगा दी, किसी ने सर बाद में लगा दिया, किसी ने थड़ बाद में लगा दिए। सेम देखिए, सारे चैनल उठा के देख लीजिए, घुमा फिरा करके सबको दिखाना वही है, मंजिल सबकी वही है 400 पार, सबको पहुंचना 400 पार पे। लेकिन आप मैथमेटिक बताइए, अगर पिछली बार जो सीट थी उसमें हरियाणा की अगर मान लो 5 सीट कम हो रही है, राजस्थान की 5 सीट कम हो रही है, दक्षिण से कुछ मिल नहीं रहा है, बिहार में कम हो रही है, तो ये बढ़ कहां से रही है? कहीं आपको लगता है कि आकलन के इस तरीके से सीट बढ़ रही है? महाराष्ट्र में जो पिछली बार इनके गठबंधन में थे, शिवसेना हो या चाहे पंजाब के अंदर गठबंधन हो या फिर और जगह से गठबंधन हो, वो कहीं आपको लगते हैं गठबंधन के अंदर है? जेजेपी है नहीं गठबंधन के अंदर, अलग हो गई, तो कहीं से आपको नजर आता है सीट आ जाएगी? मनलाल जी, बिल्कुल देश का जो भी मतदाता है, देश का हर नागरिक कल के जो एग्जिट पोल है उनसे संतुष्ट नहीं है। अब देखिए आप, 90 करोड़ मतदाता हैं और इनके सैंपल के साइज क्या है, किसी के 1 लाख, किसी के 50,543 सीटें हैं देश के अंदर है। ऐसी गर्मी के अंदर आम आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा, क्या इनका रिपोर्टर गांव के अंदर अंदरूनी हिस्से में जाकर के लोगों की राय ले रहा है? मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। कल के जो एग्जिट पोल हैं, ये सारे एक दिशा निर्देश पर, एक गाइडलाइंस के आधार के ऊपर सोचे समझे उनके अनुकूल बनाए गए हैं, इसलिए इनके ऊपर विश्वास करना मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ी मूर्खता। अच्छा सुरेंद्र जी, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आऊंगा केसर भी आऊंगा, आपको मौका दूंगा।
एक जो ये वोट परसेंट की बात कर रहे हैं, मेरे थोड़ा सा उदाहरण देके समझा देता हूं कि मान लो अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 10 आदमी मिलकर के, एक आदमी का 10 पैसा है, दूसरे का 15 पैसा है, तीसरे का 20 पैसा है, एक का 50 पैसा है, और वो आकलन करते हैं कि 50% लगे हुए हैं, तो आपको लगता है जायज है? मान लो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग वोट परसेंट हुए होंगे, राव इंद्रजीत को अलग वोट मिले होंगे, बब्बर को अलग मिले होंगे, किसको कितने मिले, ऐसे जोड़ करके कोई सर्वे आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से कॉन्शियस वाइज? मोहनलाल जी ऐसा है, हर जगह मुद्दे अलग होते हैं। अब मान लो जैसे आपने राव इंद्रजीत की बात, मेरा सवाल है वोट परसेंट का। उन्होंने तो पूरे हरियाणा के बता दिए ना 50% वोट आए हैं, 50% वोट बीजेपी को और 48% कांग्रेस को, लेकिन वो हाल ओवर आप 50% जो बता रहे हो उसमें हम ये भी तो हिसाब लगा सकते हैं ना कि भाई हो सकता है सबसे ज्यादा वोट उनको सिरसा में मिल गए हो, सबसे ज्यादा वोट उनको रोहतक में मिल गए हो, और भिवानी के अंदर उनका सुपड़ा साफ हो गया हो, तो फिर भिवानी की सीट उनको थोड़े नहीं मिल जाएगी। हम वो रेशर तो निकाल करके बात करें ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जब 2% का मार्जिन है तो कोई भी आदमी ये नहीं लगा सकता। हो सकता है कि इसमें गुरुग्राम के अंदर राव इंद्रजीत सिंह 56% ले ले और भिवानी के अंदर वो उनके 42% आए, तो इन चीजों में भी आंकड़ा नहीं निकल पाता, और इसीलिए इन एग्जिट पोल के ऊपर हमेशा संदेह उत्पन्न रहता है और लोगों का इस पे से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। नहीं संदेह, हमको ये नहीं कह रहे कि उनके गलत है, उनका अपना काम है वो करे, लेकिन विश्लेषण करना हमारा काम है। चलिए अभिनय जी को जोड़ लेते, तमाम आप लोगों को पूरा टाइम दिया। अभिनय जी, तमाम विश्लेषण आपने देख लिए होंगे, एक के बाद एक विश्लेषण आ रहे। 3 दिन कहें ऐसे धड़कनें भी बढ़ाए रखेंगे नेताओं की, पार्टियों की, देखेंगे कोई आरोप लगाएगा, कोई पक्के आरोप लगाएगा, तमाम अपने अपने तरीके से बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? मोहन जी देखिए, एग्जिट पोल कल शाम 5:30 बजे से शुरू हो गए। जितने भी तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस है उन्होंने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, कल जो लास्ट चुनाव 7वें चरण का 5:30 बजे तक वो चलता रहा है, 6 बजे तक चला है। इन्होंने भी 6 बजे 5:30 6 बजे शुरू किया था, और उसके तुरंत बाद ये एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू कर दी। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी इन तमाम चैनल के रिपोर्टर्स के पास? अब उन्होंने सेम डे का जो चुनाव का आकलन था वो तो सेम डे बता दिया, और उससे पहले जो 6 चरण के चुनाव हुए उनके आंकड़े चुनाव आयोग 5-5 दिन तक पूरे नहीं दे पाया। अब कितना % वोटिंग हुई है? ये जादू की छड़ी कहां से घूमी है, कौन सी थी, अब पता नहीं कहां किसने ध्यान लगाकर इनको डायरेक्ट मैसेज किया है भाई इतना % है, इतना हो गया है। तो ये एक समझ से परे है। क्या है, सबसे बड़ा खेल चल रहा है मीडिया हाउस का अपनी TRP का और अपने विज्ञापन से पैसे कमाने का। उन्हें जनता के मुद्दों से, एक्चुअलिटी से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा, सरकार किसी की भी बने, ये जितने भी चैनल एग्जिट पोल और फेक खबरें जो दिखाते हैं, जो समाज में अराजकता फैलाते हैं और किसी भी आदमी के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस चैनल ने एग्जिट पोल दिखाया है या पहले चुनाव से पहले वो रुझान किसी पार्टी का दिखा रहे थे, अगर वो रुझान नहीं आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। तभी ये समाज में सही लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा, वरना इसी तरह जनता के दिमाग को मैनिपुलेट किया जाएगा, गुमराह किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनाव होगी, क्योंकि आज के समय में सरकार अपने हर एक सरकारी तंत्र पर इतनी हावी है, अब निष्पक्षता से काम नहीं हो पा रहा है, जनता का इसीलिए सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़े संदेह के घेरे में आज के समय में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग में चुनाव के दौरान कितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई और उन पे क्या एक्शन लिया गया? चुनाव जाने के बाद तो आप कुछ भी कर लीजिए, तो सांप मरने के बाद आप जाने के बाद लाठी पीटते रहो, उसका क्या समाधान? जब किसी भी नेता ने गलत बयानबाजी की है और उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है और आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो दूसरे नेता का भी मनोबल बढ़ता है। चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, जो पक्ष का है जो विपक्ष है वो भी फिर उसी पैटर्न पे चलने लग जाता है। तो ये भी एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, आप उससे बाहर जा रहे हैं, जो ट्रैफिक के रूल है, ट्रैफिक रूल से आप बाहर जाते हैं, आपके चालान कटते हैं। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाहर कोई भी नेता जाता है, किसी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, अगर उसके खिलाफ एक्शन ना हो, तो ये भी एक बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। अब आप बात करें एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल में ये होड़ लगी हुई है, जो तमाम बड़े मीडिया चैनल्स हैं जो लगातार देश की मोदी भक्ति में डूबे हुए हैं, उनमें एक होड़ लग रही है कि मैं कैसे अपने आप को सरकार के नजदीक, मोदी जी के नजदीक दिखाऊं और कैसे अपने आप को उनसे बड़ा भक्त में सिद्ध करूं। तो ये बड़ी भारी होड़ चल रही है। अब मुझे बताइए, सरकार सर्वे करा रही है, जो एजेंसी सर्वे कर रही थी
बाहर की कई विदेशी कंपनियां, उनके सर्वे 6-6, 7-7 बार लगातार उनके खुद के देश में, अन्य देशों में फेल हो चुके हैं। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। जर्मनी की कंपनी ने पता नहीं कितने देशों में सर्वे किया, इंडिया ने भी कराया उसमें। उनके खुद के सर्वे उनके देशों में, अमेरिका जैसे देशों में उनके सर्वे फेल हो गए, तो फिर हम यहां कैसे कारगर बांध सकते हैं? ये केवल एक जनता के दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है। दूसरा एक राजनीतिक तंत्र है। अगर सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही तो एक अधिकारियों पर एक लगाम, एक दबाव डाला जा रहा है। जो भी पोलिंग अधिकारी हैं या सरकारी कर्म अधिकारी है बड़े लेवल के, IAS IPS, उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है। और आप हम जो गड़बड़ी करना चाहें आप उस पर साइलेंट रहे, वह सरकार हम बढ़ा रहे हैं। तो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। मेरे को गड़बड़ी की परिभाषा समझाओ आप। गड़बड़ी की परिभाषा, हाँ, 10-20 सीटों से कोई गड़बड़ी की परिभाषा कई तरह से होती है। परिभाषा जैसे वोट डालते टाइम आपने देखा होगा, मेरे ख्याल सैकड़ों वीडियो आया जहां पर सरकार के खिलाफ मतदान डल रहा है, वहां वोटिंग आपने स्लो कर दी। वहां के पोलिंग जो अधिकारी थे उन्होंने धीरे कर दी। वोट डालने वालों को धूप में खड़ा रखा कई कई घंटे तक, मशीनें स्लो चली, पोलिंग की प्रक्रिया धीरे कर दी। जहां सरकार के पक्ष में मतदान है वहां 1 मिनट में 1 वोट डलवा देते हैं और दूसरी जगह 5-5 मिनट में नहीं डलते। तो चुनाव प्रभावित करने के कई तरीके हैं। आईडी चेक करने का अधिकार नहीं। सवाल ये है ना मेरा, जो काउंटिंग को लेकर के जो विश्लेषण है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कोई अधिकारी? या क्या लगता है 2-4-5 हजार से कोई हार रहा हो उसको जिता दे, ये चीजें हो सकती है? दबाव इस तरीके का बन सकता है। मोहन जी, सबसे बड़ा विषय तो आज के डेट में चल रहा है पिछले बैलेट की जो वोट आती है वो। मैं आपने पीछे एक वीडियो देखे होंगे बैलेट की, उसी जिनके घर बैलेट बॉक्स से वो वोट लेने गए, पर उस बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं थी। आप किसी बुजुर्ग के घर या सरकारी कर्मचारी के घर गए, आपने बैलेट से वोट डलवाई, उस डब्बे में उसने डाल दी, तो आप उस डब्बे पे आपकी सील ही नहीं है, तो आप कैसे उसका विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएंगे? बताइए आप मुझे। ये तो उसी वोटर ने उसकी वीडियो बनाकर डाल दी, वरना सरकारी कर्मचारी अधिकारी कहां डालते? तो ये इस तरह का जो खेल है ना, जनता की आंख में धूल झोंक के, चश्मा पहना के, या मीडिया की एड में जो किया जा रहा है, ये बहुत तरह से चुनाव को प्रभावित करता है। आप मुझे बताइए, पहले कांग्रेस के टाइम में अगर चुनाव हुआ था, मैं आपको बताता हूं, अब कह रहे भाजपा की पिछले जो थी उससे 9-10% वोटिंग कम हो गई है। पिछले चुनाव में जो भाजपा की परसेंटेज वोटिंग था, इस बार के परसेंटेज वोट में 9 से 10% की गिरावट है। 1984 के अंदर 404 सीट आई थी कांग्रेस की, और उस टाइम उनका वोट परसेंटेज था 49%। अब जब उनकी वोटिंग परसेंट 9.5% कम हुई तो उनकी 207 सीट कम हो गई थी। केवल आप मान के चलिए, अब 9.5 या 10% वोटिंग कम होने से 207 सीट कम हो गई थी, 197 रह गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की 10% वोटिंग परसेंटेज कम आ गई, 10 से 12% आ गई ऑल ओवर हिंदुस्तान में, तो कितनी सीटें कम हो सकती हैं? पर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक नया नैरेटिव फैलाया जा रहा है ताकि जो अधिकारी है उनको लगे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, वो किसी तरह के जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं या उनके वर्कर है या पोलिंग एजेंट है उनके दबाव में ना रहे। पर विपक्ष भी इस बार एकजुट नजर आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत समस्या कहां हो गई है? जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट को निर्देश दिए हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पर अब तक जो अब आप वीडियो देखिए, किसी एक स्टेट के अंदर एक महिला जो थी पोलिंग अधिकारी थी, उन्होंने अपने मुंह से बार बार लोगों को अपील की मोदी को वोट डाले, मोदी, फिर उनका वीडियो बना तो माफी मांगती नजर आई है। आज तक चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ कोई संज्ञान लिया? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब भी आप मैं कह रहा हूं फर्जी आती, फेक आ रही वीडियो, मगर उसके खिलाफ क्या सरकार को, चुनाव आयोग को संज्ञान उनके खिलाफ नहीं लेना चाहिए जिन लोगों ने वो वीडियो डाली है? अब आप समाज में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो जिसने भी वीडियो डाली है उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके बाद करें। अगर ये सच्ची आ रही है, आज कहीं पर भी वोटिंग की मशीन को आप देखते हैं इतनी वोट डली, बीजेपी को चली गई, एक भी मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसके अंदर वोट हमने किसी पार्टी को डाला और वो वोट विपक्षी दल को गई हो। चलिए, नहीं गई। चलिए, तो ये प्रभावित करने के अलग अलग तरीके हैं। मेरे पास समय का अभाव रहेगा। केशव जी, आपको लगता है चुनाव मुद्दों पे लड़ा गया है, कोई नैरेटिव मोदी जी सेट कर पाए हो? पूरे चुनाव में आपने देखा होगा इस बार मोदी जी को कांग्रेस के पिच पे खेलना पड़ा है। पहले दिन ही उन्होंने कहा था चुनाव प्रचार से, इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग आती है और वहां से हिंदू मुसलमान तमाम होता जो भैंस मंगलसूत्र का मीट मच्छी होता हुआ कहा मुजरे तक पहुंच गया, फिर राम मंदिर को तोड़ देंगे, ताला लगा देंगे। ये तमाम मुद्दे आपको लगता है लोगों ने वोट डाला होगा, मोदी जी को सुना होगा, एक तरफ कांग्रेसियों को सुना होगा जो अपनी 25 गारंटी को लेकर के जा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। क्या लगता है लोगों ने आकलन करके वोट डाला होगा या अंधाधुंध, यानी कि मैं सिर्फ एक ही नाम मोदी जी के नाम पे वोट डाला होगा? केशव जी। मोहनलाल जी, देखिए 125 दिन का जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना एक जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, उसके अंदर 100 गारंटी के शब्द है।
उसका आप एक एक मैनिफेस्टो को अगर एक एक को पढ़ेंगे तो जनता के घर घर पहुंचा है मोहनलाल। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, वो दूसरा ये मैनिफेस्टो बता रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो तो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने अपना कहा बताया? मोहनलाल जी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र। उन्होंने अपना नहीं बताया कि हम 1 मकान के 2 मकान कर देंगे, हम हर घर को रोजगार दे देंगे, हम 80 लाख लोगों को नाज नहीं देंगे, उनके रोजगार देंगे। वो उन्होंने नहीं बताया, वो दूसरा मैनिफेस्टो बता रहे थे। मैं यही पूछ रहा हूँ मोहनलाल जी, उसके लिए बताने और करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो 10 साल से मोदी की गारंटी पर लोगों को जो मकान मिला है, नल से जल मिला है, आयुष्मान की योजना मिली है, तो वो तो जनता देख रही है मोहनलाल जी। उसकी चर्चा पे ना करें हम, उसकी आपके घर में नल नहीं था, बिजली नहीं थी। मोहनलाल जी आप सुनिए, अपना एग्जिट पोल की जो चर्चा कर रहे थे, सुरेंद्र भाई की तरह कर रहे थे, जिसके मैं आपको इशारा भी कर रहा था। आप कुछ दिनों पहले मैंने आपको भी देखा कि रेवाड़ी के विधानसभा में जब राव इंद्रजीत सिंह के इलेक्शन चल रहे थे, आप गांव के लोगों पे बस स्टैंड से आप लोगों को सर्वे करा रहे थे। ये एक आपका चैनल जो है, ये एक हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, दक्षिणी हरियाणा में बिल्कुल नाम से जाना था मोहनलाल जी। और आपने कड़कती धूप में जो मेहनत की है, लोगों से पूछा है, वही मैं एग्जिट पोल की बात बता रहा हूँ अपने सुरेंद्र भाई साहब को। कोई भी एग्जिट पोल के जितने भी हैं, जैसे सी वोटर है, मैनिफेस्टो करके एक टीम है, उनकी एक, जैसे मोहनलाल जी आपके चैनल की एक टीम है, ऐसे ही जो एग्जिट पोल तय करते हैं उनकी अपनी एक टीम है। उन्होंने कल सब आप टीवी चैनल देख रहे होंगे, बड़े बड़े चैनल चल रहे थे, आपके चैनल पर क्या बताना, वो अपना सर्वे बता रहे थे, हमारी टीम कितने लोग कहाँ काम करते हैं, कौन कौन से गांव हमने अटेंड करे। मोहनलाल जी ऐसे नहीं होता कि घर बैठ के मैंने आंकड़े लिख दिए। अगर घर बैठ के आंकड़े लिखते मोहनलाल जी आप, तो आपको और पूरी टीम को इस लोकसभा के इलेक्शन में गाँव में जाने की जरूरत थी। चलिए, आप तो रेवाड़ी की हैं, गुरुग्राम लोकसभा सीट पे बता दीजिए क्या होने जा रहा है। मोहनलाल जी गुरुग्राम सीट हम जीतने जा रहे हैं। कौन जीत रहा है, हमसे मतलब बताइए ना। फिर आप भारत है, अब पंजाबी समुदाय में आपका राज बब्बर आ गया, फिर आप कह रहे हम जीतने जा रहे हैं। अभी तो मोहनलाल जी, अरे मिला है मोहनलाल जी, मैंने इसी चर्चा, मैंने जब से मैं मोदी का भगत हुआ हूँ, खट्टर का भगत हुआ हूँ, उससे मोहनलाल जी, मैंने आपके इसी चैनल के माध्यम से अभी कहा, राज बब्बर जी तो चलो आए, वो तो रेवाड़ी लोकसभा कहीं से पहुंचे, उससे पहले तो हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो आदेश थे, और जो हमारे स्वामी धर्मदेव जी का आदेश थे, और राव इंद्रजीत सिंह जी ने जा रहे हैं मोहनलाल जी। तो वो दे रहे हैं क्या भाई, राज बब्बर को वोट देना है, पंजाबी समुदाय को मजबूत करना है। अरे भाई, जो हमारे लिए आदेश करके गए माननीय मनोहर लाल जी और स्वामी धर्मदेव जी, राव इंद्रजीत सिंह के लिए उन्होंने कहा, और राव इंद्र जी के लिए हमने तन मन धन और जहां वोट डालने थे, हमने राव इंद्र जी पक्ष में वोट डलवाए मोहनलाल जी। तो आप राव साहब के मंच पे नजर नहीं आते, आप कैसी बात मोहनलाल जी, आप वो देखिए, ये ना कहिए कि अब मैं राव साहब के मंच पे नजर आता हूँ कि नहीं आता। मैं भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी का और स्वामी धर्मदेव जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अरे तो जब स्वामी धर्मदेव पंजाबी समुदाय में आए तो आप चले गए, जब राव इंद्रजीत वहां मंच पे थे तब आप लोग नहीं गए। तो अरे मोहनलाल जी, मेरे लिए गुरुजी का आदेश सर माथे पे होता है। मोती चौक में जो फंक्शन था, आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी मौजूद थे, वहां मैं मौजूद था मोहनलाल जी, और मेरी पूरी टीम ने वहां पे उनका स्वागत किया। अरे राव साहब मौजूद नहीं थे मेरे भाई, हम ये कह रहे राव साहब मौजूद नहीं थे जब दोबारा। अरे मोहनलाल जी, हमारे लिए तो राव साहब को हमने वोट डाल दिए और वोट डलवा दिए, जो हमारे लिए ऊपर से आदेश थे, मनोहर लाल जी के आदेश थे, स्वामी धर्मदेव जी का आदेश थे, मेरे और मेरी पूरी टीम ने उसकी पालना की है। मोहनलाल, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने अंदर ही अंदर काम किया हो भाई, अभी बहुत डाउट है आप लोगों पे। मोहनलाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अपने स्वामी धर्मदेव जी और समर्थक हैं, आपका कुछ नहीं पता, सत्ता बदल जाए कब कहाँ झंडे बदल दो, कुछ नहीं। मोहनलाल जी आप देखिए, अब मोहनलाल जी 57 साल की उम्र हो गई है, कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। अरे 80 साल का कैसी बात कर रहे हो आप यार। ठीक है, मान गया आपकी बात है कि अपना काम वो बनता, भाड़ में जाए जनता, वो बड़ी हाल है। आप 1 मिनट में बदल देते, 14 से पहले 13 तक आपके छत के ऊपर है ना, आपके बाहर
सोनिया गांधी की अरे तो मोहनलाल जी, अरे 2014 से पहले, अरे मोहनलाल जी 2014 से पहले हमारे राव साहब भी कांग्रेस में ही थे मोहनलाल जी। अगर उन्होंने कर लिया, अगर मैंने अपने मनोहर लाल खट्टर जी के पास चला गया तो मैंने इसमें कौन सा अपराध कर दिया मोहनलाल जी? वही तो कह रहा हूँ भाई, फिर आपका पता नहीं है ना कल मनोहर लाल जी कहीं चले जाए या नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर माननीय मनोहर लाल जी किसी पार्टी में जाएंगे, पहले तो जीवन भर होगा नहीं, अब जीना मरना स्वामी धर्मदेव जी और मनोहर लाल खट्टर जी के साथ ही होगा मोहनलाल जी। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। में आ जाते हैं, मैं आपको आज ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ, कल को नया पंजाबी को मुख्यमंत्री बना दे, कांग्रेस बना दे, मान लो आपके हरियाणा के अंदर अगली बार कांग्रेस आ जाए, को पंजाबी को अगर सीएम बना दे तो बदल देंगे आप पार्टी। मोहनलाल जी वो भी हमारा सौभाग्य होगा कि कम से कम कांग्रेस को सद्बुद्धि तो आई कि किसी पंजाब। मोहनलाल जी आप सुनिए, आप देखिए कांग्रेस का चर्चा आपने किया, अभी इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चर्चा चलाई थी कि हम 4 डिप्टी सीएम बना देंगे। अरे 4 डिप्टी सीएम आप बना दोगे, किसी पंजाबी समाज का नाम नहीं था उसमें, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। अरे क्यों भाई, अरे तो आप क्यों मुख्यमंत्री रहेंगे? मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या वो पूरे हरियाणा के अंदर कोई नहीं है क्या? अरे तुम फिर भाई बात घुमा देता, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब लोकसभा में आपका पंजाबी उम्मीदवार उतार दिया तो फिर आप उससे बगावत क्यों कर रहे हो? फिर आपने क्यों करी? फिर मोहनलाल जी जैसे खट्टर को भाजपा लेके आई, ऐसे पंजाबी को कांग्रेस लेके आई है, जिता देते आप। अरे मोहनलाल जी पहले भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी खट्टर है या राजबब्बर है, आप मुझे बताइए। अच्छा, अरे वो गए हैं, उनका तो खींच ली दरी यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे मोहनलाल से कैसी बातें करते हो? चलिए मोहनलाल जी आप भी एक तरफा, पता नहीं क्यों कई बार आप में कांग्रेस से प्यार आपका जागता है, वो तो आप बहुत बढ़िया चैनल चलाते हो, लेकिन कांग्रेस का प्यार जो है मोहनलाल जी वो आपको पता नहीं खत्म नहीं होता है। अरे मैं किसी का नहीं करता, आपके गलत फहमी है, मैं आपको नू कहना, आपको चापलूसी नहीं करने देता, हाँ नहीं बरता, आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वो चैनल जैसे मिलाते हैं। मेरे पास क्रॉस क्वेश्चन है, आपसे ज्यादा मेरे पास अपने सवाल है, जितना आप बोलोगे उससे ज्यादा मैं आपसे सवाल करूंगा, इसीलिए आप लोगों को अखरता हूं मैं, क्योंकि मोहनलाल तेरे सवाल करता है। मेरा सवाल सीधा सा था ना भाई, पंजाबी उम्मीदवार उतार दिया आपके अहीरवाल में, गुरुग्राम लोकसभा में, फिर आप उससे दगा क्यों कर रहे हैं? फिर आप मोहनलाल जी दगा कहां कर रहे हैं? पूरा देश मोहनलाल जी, जब मोदी जी की गारंटी पे 400 पार होने जा रहा है तो हम दगा कर, हम तो मोदी जी के सिपाही हैं, हम तो वोट वहां देंगे। हमने क्यों अपनी एक सीट भी हमने खराब कर रही है मोहनलाल जी? इसमें क्या बात कर रहे हैं मुझे बताइए। पंजाबी को करते हो एक तरफ, मोदी जी को करते हो, आपका यही नहीं पता पंजाबी की तरफ हो या मोदी जी की तरफ हो। चलिए ठीक है। अरे मोहनलाल जी ये तो कांग्रेस को सद्बुद्धि आने लगी है कि हमारे बारे में इनको थोड़ा बहुत ध्यान अब देने लगे हैं। एक पंजाबी समाज भी है, इनको मुख्यमंत्री हरियाणा में आने के बाद इस कांग्रेसियों को सबक सिखा दिया है, इस कांग्रेसियों को ज्ञान आने लग गया है कि हरियाणा के अंदर एक कौम ऐसी भी है कि जो पंजाबी है और वो हर ताले की चाबी है, इनको कांग्रेसियों को पता लगा मोहनलाल जी। तो आप लोगों को दर्द यही है ना, कांग्रेस ने पंजाबियों को नहीं दिया, यही दर्द? हाँ बिल्कुल दर्द है, बिल्कुल दर्द है मोहनलाल जी, बिल्कुल दर्द है। अरे चौटाला ने तो दिया था अरोड़ा को, फिर उसके साथ जुड़ जाते, अब जुड़ते कहाँ हो आप लोग, करते कहाँ हो, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे को मोहनलाल जी बढ़ाते जाओगे आप। अरे पंजाबी समुदाय के इतने लोग बड़े हैं देश के अंदर, एक खट्टों को लेकर के आप जितने बावड़े हो रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, और भी तो पंजाबी नेता है इससे पहले। मोहनलाल जी मैं नहीं, हरियाणा, पूरा हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी के साथ है, पूरा हरियाणा मोहनलाल जी आपको बता दूं। और उनकी विपक्ष में मैंने आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहा, कोई मेरे कहने में वो गुरेज नहीं है, 35 की 35 बिरादरी मोहनलाल जी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खड़ी है, और इसका आपको 4 तारीख को करनाल लोकसभा में साबित करने जा रहे हैं हम। अभी आप खुद जातिवाद कर रहे हो या पंजाबी रहेगा, 35 बिरादरी को खुद आप अलग कर रहे हो, आप कह रहे हो हमारा खट्टर आ गया। अरे मोहनलाल जी मैं अपनी पर्सनल अपनी जाति की बात करता हूँ तो कौन सा अपराध करता हूँ मुझे बताइए? कोई अपराध कर रहा हूँ? लेकिन हमारे मनोहर लाल जी ने सिद्ध करा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कभी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने साबित करा, तो मेरे को इस बात में भी खुशी है। क्यों नहीं खुश होगा? हमारे समाज का, अगर हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे समाज के लिए गौरवान्वित होने की बात है कि नहीं है? आप बताइए। ठीक है, सुन लिया, आपको सुन लिया, जितना क्रॉस करते रहोगे। सुरेंद्र जी, आपको लगता है ये जातिवाद जिस तरीके से कोई फैक्टर यहाँ हुआ होगा गुरुग्राम भिवानी में, ये जातिवाद का फैक्टर आपको लगता है कहीं कि कितनी सीटें आ सकती है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की, बीजेपी की? आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल दिखा रहा है
वो जायज है या उसमें कुछ कमबख्ती हो सकती है? लाल जी, हरियाणा का कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें जाति फैक्टर नहीं रहा, और हमारा हरियाणा तो विशेषकर जाति के ऊपर ही चुनाव होते हैं। और जैसे अभी केशव जी कह रहे थे, अब इनकी भावनाओं को आप समझो, अब आप सब कुछ इनसे उगलवाना चाहते हो तो ये कैसे सबके सामने उगल दे? तो जाति का तो देखो, पहले जाति है और उसके बाद में पार्टी है। ये बात हरियाणा के अंदर आज से नहीं, काफी समय से चलती आ रही है उसके अंदर। तो इस बात में कोई यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो मोदी तो बहाना है, असली निशाना खट्टर है, क्योंकि पंजाबी समुदाय से खट्टर आते हैं। मोदी की इनको जरूरत नहीं है, या मोदी को नहीं चाहते लोग, खट्टर के सारे मोदी को चाहते हैं। अगर खट्टर गया तो मोदी भी गया, यही कहना चाह रहे हो ना आप? केशव जी ने इतनी लंबी बहस की है, उससे आप नहीं अंदाजा लगा सकते। इनके लिए पूछ देता हूँ ना, मनोहर लाल खट्टर पहले, बाकी बात। चलिए, मैंने जो सवाल किया वो बता दीजिए, कितनी सीटों का हेरफेर हो सकता है? जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप सहमत है उनसे हरियाणा में कि 2 सीट आएगी जी, 8 उनको आ जाएगी, या कुछ उलट पलट होगा? मोहनलाल जी, मैंने पहले भी डिबेट में बताया था 5-5, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की 6 से 7, इसमें अपनी क्षेत्र ये भी शामिल, 6 से 7 सीटें कांग्रेस की और 3 से 4 भारतीय जनता पार्टी की, मेरे अनुसार। ठीक है, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, विनय जी को भी जोड़ना है। पीडी जी, हरियाणा में क्या देखते हैं? गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ नजदीक है, बिल्कुल रोहतक। हरियाणा में क्या देखते हैं? जो विश्लेषण में दिखाया जा रहा है या जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहनलाल जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि भाई विनय जी ने और सुरेंद्र चौधरी जी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को और एग्जिट पोल यानी मीडिया हाउस को कटघरे में खड़ा किया है, क्यों उनके ऊपर सवालिया निशान लगाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एग्जिट पोल है ये कब से चले आ रहे हैं और होते रहे। इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा किया है कि पहले चुनाव से पहले कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाएगा, और किसी ने भी 6 बजे से पहले एग्जिट पोल नहीं दिखाया। उसके बाद उसके बाद सबका अपना अपना सर्वे है, किसी ने कितना दिखाया, किसी जिसको जैसा आंकड़ा मिला उसने वैसा दिखाया। ऐसा नहीं है कि आज से पहले भी एग्जिट पोल होते रहे हैं। आप ये कह रहे थे, अब ये भाई कह रहा था कि भाई ये हैक किया हुआ है, सारा मीडिया हाउस खरीद लिया गया है, जो एक स्क्रिप्ट दे दी गई है वही चल रही है। ऐसा नहीं है। हम रिवाड़ी में भी अपना सर्वे करते हैं, हमें भी पता है, हम भी ये कहते हैं कि राव साहब इतने मतों से जीत रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस इतने मतों से जीत रही है। तो सबका अपना अपना एक अनुमान होता है, किसी को कटघरे में खड़ा करना मेरी समझ से बाहर है। और रही बात, देखिए 2 चीज होती है। एक, जब इंसान कोई बोलता है ना, उसकी भावना से पता चल जाता है, कोई चीज दिखाता है, आप और हम जब खबर देखते हैं, जिस तरीके से परसेंटेज निकाली जा रही है, आप खुद पत्रकार हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा को 50% वोट मिला है तो पूरे हरियाणा में 50% वोट मिला है। देखिए, मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था, अगर हम 10 आदमी मिलकर के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी का 2 पैसा लग रहा है, किसी का 5 पैसा लग रहा है, किसी का 15 पैसा लग रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि सबका 50% लग रहा है, किसी का 50 पैसा लग रहा है। तो मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, क्या 50% वोट हर सीट पर से मिले हैं, या एक कुरुक्षेत्र में मिल गए 50 मतलब 10 लाख वोट मिल गए और बाकी जगह मिले लाख? तो क्या हम उनको 50% मान लेंगे? मेरा सवाल आपसे ये था, उसको लेकर के आपको नाराजगी है जो मैं पूछ रहा हूं कि आपको लगता है जितनी सीटें मान रही है, एक्सिस पोल में दिखाया जा रहा है, क्या इतनी सीटें आ रही है हरियाणा के अंदर? देखिए मोहनलाल जी, सबका अपना अनुमान, मैं पहले भी बताया, ये एक अनुमान होता है, कोई इसके अंदर ये नहीं है। पहले भी लोगों ने बताया है, कभी किसी का फेल हो जाता है, कभी किसी का बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। इतने सारे लोग, मैंने मना थोड़ा ना कर, हम उनको कहाँ निकाल रहे हैं, हम उनको नकार थोड़ा ना दे, हम भी राइट है, हमारा भी अपना राइट है आकलन करना कि मोहनलाल आपका भी राइट है, मोहनलाल गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसी का नाम डिबेट है, इसी का नाम मोहनलाल जी का अपना नजरिया है कि वो कितनी सीट ले रहे हैं। मेरा अपना नजरिया है, मैंने अपने तरीके से स्टडी किया है, तो मैंने भी ये देखा है कि 350 प्लस आ रही। अच्छा, चलिए, हरियाणा में मैंने आपसे सवाल किया था, हरियाणा में हरियाणा में लोकसभा, सुनिए, हरियाणा में भाजपा लगभग 6 सीट से ज्यादा सीट जीत रही है, 6 से 7 हो सकती है, 3 सीट का मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है विनय जी, अब मेरे को 5 मिनट में आप तमाम, बहुत लंबा वीडियो हो गया, केशव जी ने बहुत ज्यादा समय खोज लिया। मैं सिलसिलेवार पहले केशव भाई की बात पे आता हूँ।
और केशव भाई शोट के अंदर खेच, हाँ शॉर्ट में डबल कार्ड दिखा रहे हैं। जब बात आती है पंजाबीवाद की तो मनोहर लाल जी का कार्ड शेर आगे करके दिखा देते हैं, और जब बात आती है पार्टी से निष्ठा की अदरबाद की तो मोदी जी को चेहरा आगे करके दिखा देते हैं। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं या मनोहर लाल जी के साथ हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा इनके साथ है। दुविधा क्यों हुई? अगर गुड़गांव लोकसभा पे कांग्रेस ने पंजाबी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, दुविधा वहां से शुरू हुई सारी। अगर यहाँ पंजाबी कैंडिडेट नहीं होता तो ये दुविधा नहीं होती, एक सेम कार्ड दिखाया जाता। अब मनोहर लाल जी कहते हैं मनोहर लाल जी को सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, 4.5 साल में उतार दिया, चलो पार्टी का जो भी फैसला वाला, कुर्बानी ले ली गई, उनका अपना निजी कार्यकर्ता था तो उनकी गर्दन पे छुरी रख के कुर्बानी लेना पार्टी का अधिकार था, उन्होंने ले ली और उनको देनी पड़ी। और कुर्बानी की हद देखिए, ना हंस पा रहे ना रो पा रहे, मगर सभाओं में अपना दर्द बयान जरूर कर पा रहे हैं। अब लोग अभी भी मेरे को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, अब मैं नहीं हूँ, कोई मेरे को एक्स कह रहा है, कोई पूर्व कह रहा है, कोई भूतपूर्व कह रहा है, वो भी मान रहे अभी मेरे उनका सपना भी खत्म नहीं, उनका सपना खत्म हो गया, अधिकारियों को धमका रहे हैं, देख लेंगे, ये कर देंगे, ये एक अलग फैक्टर है। अब बात करें पंजाबियत की, अगर पंजाबियत की बात करें तो एक तरफ था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं, अशोक अरोड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष थे किसी टाइम में एनएलओ में, जब पंजाबियत के हरियाणा के पंजाबियों को नहीं जागी, अब वो किसी पार्टी के सर्वे सर्वा बना दिए गए हैं, उस टाइम पंजाबी नहीं जुड़े, कांग्रेस में वो नहीं जुड़े, अब वो उस टाइम सत्ता में नहीं थी पार्टी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सत्ता में है इसलिए सब उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ये स्वाभाविक है, इंसानी प्रवृत्ति है। जिनको भी राजनीति में अपना कैरियर बनाना है या जिनको कोई राजनीति से फायदा लेना है, वो सब सत्ता के साथ जाना पसंद करेंगे जो किसी जाति बिरादरी का हो। और सैनिक खुश है कि उनका मुख्यमंत्री बना दिया, वो पहले नाराज नहीं थे पर अब सैनिक बन गया तो उनको खुशी है। अगर अहीर बनता तो अहीरों को खुशी होगी, अगर कोई दलित बन जाएगा तो दलितों को खुशी होगी। राजनीति से जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, सदियों से हर एक पार्टी में चला आ रहा है, शुरू से अब तक। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। और जातीय आधार पर ही टिकटों का वितरण किया जाता है। उस टाइम केवल ये देखा जाता है सीट कैसे निकाली जाए, उस टाइम सारे कायदे कानून दरकिनार करके केवल सीट निकालने के मुद्दे पर टिकट वितरण होता है, और वो होता है और होता रहेगा। तब मैं बात कर रहा था बीडी अग्रवाल जी की, मोहन विनय जी ने कटघरे में कर दिया मीडिया हाउस को खड़ा। सभी मीडिया हाउस को खड़ा नहीं किया। मुझे ये बताइए, जो 400 पार सीटें दिखा रहे हैं उनमें से एक मीडिया हाउस का पत्रकार दिखा दीजिए जिसने कभी मोदी से महंगाई पे सवाल पूछा हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से महंगाई बेरोजगारी पे सवाल पूछा हो, या जो मैनिफेस्टो पोर्टफोलियो 2 योजना में भाजपा का रहा, उस किसी एक मुद्दे पर सवाल उस प्रवक्ता ने या न्यूज एंकर ने किया हो। सवाल खुद पैदा होते हैं अगर आप बात करते ईमानदारी की बढ़ाई की, आप खुद उस ईमानदारी के मुद्दे पर खड़े नहीं होते। बहुत बड़े सवाल खड़े मोदी जी ने, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी बात कह रहा था। अब आप मैं इनसे एक सवाल करता हूं, बड़े बड़े चैनल से ना वो दिखाते हैं आपको यस और नो में जवाब देना क्या पड़ता है, तो मैं मीडिया के से एक सवाल करना चाहूंगा। अब आज तक के कार्यकाल में आइए बता सकते हैं मनमोहन जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने कितनी की है? क्या मीडिया अग्रवाल जी को सवाल नहीं है मीडिया में होने के नाते अब ये प्रधानमंत्री से सवाल कर सके या जनता के सवालों को प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक पहुंचा सके? क्या ये मीडिया का दैनिक उत्तरदायी अधिकार नहीं है? और इस पे कोई नहीं बोल रहा। दबाव में इतने हैं मीडिया वाले सरकार के में, जो बोले अंदर कर दिया जाएगा। तो ये दबाव जनता समझ रही है। और ये है, अब ये भले आप लोग अपने मुंह से नहीं कह पाते हो, अब हमें ऊपर दबाव है, ऊपर से स्क्रिप्ट दी जा रही है। 400 पार का नारा दिया गया, उससे पहले यही मीडिया हाउस वाले दिखा रहे थे। अब इस बार अगर बहुमत लिया है बीजेपी वाले तो बहुत बड़ी बात होगी। उसी एक टीवी चैनल के एंकर की मैं 4 न्यूज दिखा दूंगा। कई स्टेट का तो ये दिखा दिया वहां सीटों पे, उतनी सीटों पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है और जीती उससे ज्यादा दिखा रही है। अब बताइए कहां से सर्वे हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा ना। अब देख नहीं रहे मोदी जी के अंधभक्त इतने, उन्हें यही नहीं पता अगर भाजपा पूरे उस प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीटों पर 30 पे लड़ रही है, दिखाया 33,000 के। ऐसे नहीं है, विद प्रूफ भेज देंगे आपके पास, आप देखो चैनल का नाम बता देंगे। ये ठीक नहीं है कि आप इनके चैनल में बात कर रहे हैं। सीटें 30 पे चुनाव लड़ रही है, जीती हुई 33 दिखा रहे हैं। ये जो भक्ति चल रही है ना मीडिया चैनल्स की बड़े बड़े की, जो जिनको अरबों खरबों रुपए का सरकार से रेवेन्यू मिल रहा है अटैचमेंट के माध्यम से, ये केवल 3 दिन उनके लिए टीआरपी गेन करने का, अपने पुराने सीट आकलन की बात। कोई ऐसा प्रदेश बताइए आप जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं घट रही हो। मैं बीडी से केशव सवाल करता हूं, हरियाणा में 10 की 10 सीट थी, क्या 10 आ रही है? राजस्थान में जितनी सीटें थी उतनी सीटें आ रही है। गुजरात में जब 2 सीट का नुकसान हो रहा है, जो 3 का रहा, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है ना। मध्य प्रदेश में जो सीटें थी उनमें 8 से 10 सीटें भाजपा की कम हो रही नहीं हो रही है। पंजाब हो रही है, मैं बता रहा हूं ना। दिल्ली के अंदर आप बात कीजिए, मैं कह रहा हूं इन्हीं मीडिया चैनल्स की मैं बात देता हूं जो दिखा रहे हैं
350 400 सीट, जब वो दिल्ली में 2 से 3 सीट कम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जो आप नुकसान का आंकड़ा आप जोड़ेंगे ना, और जब ये आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कितने धरातल में जोड़ देता हूँ। 100 सीट सर ओडिशा जो नहीं, ओडिशा देखिए, बंगाल देखिए, वहां पर हो रही है। अरे मेरे भाई 100 सीट ऐसी है जो 20-30-50 हजार के मार्जिन पे उसी बात पे आ रहा हूं मैं बेनी जी, उसी बात पे आ रहा था। जब परसेंटेज वोट 10% कम डला है भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव से, तो जो सीटें कम अंतर से हारी थी भाजपा जीती थी और अन्य पार्टियां हारी थी, वो सीटें भाजपा जीतेगी या हारेगी, ये आप बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं मानता हूं। अब जो पत्रकार स्तंभ है देश का, कम से कम उनको तो अपने निष्ठा का पूरी तरह से कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जब तक ये अपने गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ेंगे, आम आदमी कभी भी देश में सहभागी होकर गुलामी की बेड़ियों से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे डरपोक अगर है तो गरीब आदमी देश में मत सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं आपसे चलते चलते हरियाणा का जो जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा का तमाम लोग जो बता रहे हैं, मैं शुरू दिन से कह रहा था हरियाणा के अंदर बीजेपी 4 सीटें लगभग 4 से 5 पे खड़ी है और इंडिया गठबंधन 5 से 6 सीटों पर खड़ा है। इसमें कोई संशय नहीं, इंडिया गठबंधन 5 से बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता हरियाणा में, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज दिखाया जा रहा है वो वोटिंग परसेंटेज इस तरह से है। अब जैसे कुमारी शैलजा की जो सीट है वो जीत रही है, वहां वोट परसेंटेज कांग्रेस को ज्यादा मिला है, बीजेपी को कम मिला है। ऐसे ही और आप बात करें, आप कोई आकलन ना बिल्कुल किस सीट में कितना परसेंट पोल हुआ, किस पार्टी को वो आता, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया ये कितना परसेंट, जो ये नहीं बता पा रहे कौन कौन सी सीट जीत रही, कौन ठीक है। ये देखिए हम एक बैठे हैं पैनल पे, कल एग्जिट पोल में 400 सीटों का दावा किया गया, अब वही चैनल धीरे धीरे 350 तक आ गए, और कल आप वो 350 तक आएंगे, आप देख लेना, कल वही चैनल 350 तक आएंगे, क्योंकि आप 350 तक आ रही हो, कल 350 तक आएंगे। देखिए उनको तो गेम खेलना है, शेयर बाजार तमाम। आप सोशल मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है सच्चाई से, वो उन्होंने अपनी टीआरपी गेन करनी है, जो उनको रेवेन्यू पैसा आएगा वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा खबरें लोग उनकी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे जो पैसा आना है उनको उस पर ध्यान ज्यादा है। तो बड़े चैनल्स हैं वो बिजनेस का तरीका हो गए हैं, देश को चलाने का स्तंभ नहीं बचे हैं, ये सच्चाई की बात है। आपको बेशक बुरी लगेगी मेरी बात, तमाम माननी पड़ेगी। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े और देखिए लगातार, क्योंकि 4 जून को मतदान सामने आ जाएगा, जो काउंटिंग होगी वो हम देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहेंगे जो एग्जिट पोल आए हैं ये बड़ा सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हो सकता है परिणाम क्या होंगे, इससे ज्यादा होंगे, इससे कम होंगे, कौन बनेगा, लेकिन चलते चलते एक अपील कर देते हैं, आप मनभेद ना रखें, मतभेद आपके हो सकते हैं किसी से भी, और कमेंट करें तो जरा आप अपनी भाषा और शैली का जरा थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो गलत तरीके से कमेंट करते हैं। हार जीत चलती रहेगी, चुनाव का मतलब ही हार और जीत होता है, अगर हार और जीत नहीं होगी तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।